गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का लेसन 11th लोक निगम इसके बारे में पढ़ेंगे। निगम क्या होता है? सबसे पहले निगमों का प्रारूप कब आया, यानी कि निगम जो वर्ड है वो कब अस्तित्व में आया। 19वीं शताब्दी में लोक निगम का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया में रेलवे प्रबंधन में अपनाया गया, यानी कि रेलवे ने निगमों को अपनाया। और 20वीं शताब्दी में प्रथम दशक में इंग्लैंड में पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी की स्थापना निगम के रूप में की गई, किंतु वास्तविक रूप से लोक निगम का जन्म 1927 में BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना के रूप में माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि लोक निगमों का जन्म सबसे पहले किस देश में हुआ, तो आप इंग्लैंड में लिखोगे, इंग्लैंड में हुआ। अब ये जो निगम है ना, इसमें आपने पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों को पढ़ा है। लोक प्रशासन जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, निजी प्रशासन जिस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो इसमें लोक निगम और निजी प्रशासन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के गुण निहित होते हैं, यानी कि कुछ सरकार का भी अस्तित्व होता है और कुछ निजी व्यक्तियों का अस्तित्व भी होता है। इसलिए दोनों प्रशासनों के अंतर को कम करने में पुल का काम करता है। इन लोक निगमों की कार्यप्रणाली है सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली से भिन्न होती है। इनके कार्यों में लचीलापन, स्वतंत्रता का तत्व पाया जाता है, यानी कि अपने डिसीजन इनके कठोर नहीं होते, उनमें वो चेंज कर लेते हैं ताकि ये निगम अपने कार्यों को पूर्ण कुशलता और दक्षता के साथ कर सके। आर्थिक विकास को वर्तमान की आवश्यकता के अनुकूल दृढ़ बना सके, यानी कि जो निगम है वो ज़्यादातर व्यापारिक गतिविधियों के लिए अपनाए गए। लोक निगम का अर्थ और परिभाषा यहाँ अर्थ दिया गया है। अंग्रेजी के कॉरपोरेशन शब्द का हिंदी रूपांतर निगम है। हिंदी में निगम का शब्दार्थ है निरंतर चलता रहने वाले व्यापारिक संगठन, अर्थात निगमों की जो स्थापना की गई वो व्यापारिक संगठनों के लिए की गई है। चैम्बर शब्द कोर्स जो चैम्बर्स डिक्शनरी है उसने भी निगम एक ऐसा निकाय या समूह है जो एक व्यक्ति की तरह रहने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किए जाते हैं, यानी कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ रह सकता है लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। इसी प्रकार से निगम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है लेकिन वो कानून द्वारा अधिकृत किए जाते हैं, कुछ उसके कानून भी बनाए गए हैं उसके लिए। यहाँ कुछ डेफिनेशंस हम करेंगे लोक निगम की। मार्शल डिमार्क के अनुसार लोक निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने तथा वित्तीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई हो। अर्थात सरकारी उद्यम है, सरकारी कारखाना है जिसकी स्थापना व्यापार को चलाने के लिए अर्थात वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। और इसकी स्थापना, लोक निगम की स्थापना संघीय राज्य द्वारा, यानी कि किसी राज्य के द्वारा, अर्थात स्थानीय कानून के द्वारा। स्थानीय कानून जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इनके द्वारा की जाती है। एक डेफिनेशन हेराल्ड सीडमैन के अनुसार लोक निगमों को इसलिए संगठित किया जाता है कि वे कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति कर सके, यानी कि कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति कर सके, यानी कि उनके जो उद्देश्य होते हैं ना उनको पूरा करने के लिए कानून का पालन जरूर करें। ये डेफिनेशन आप कर सकते हो, और भी दूसरी डेफिनेशन आपको जो इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हैं। निगमों के विकास के क्या कारण हैं, यानी कि निगम अस्तित्व में क्यों आए, क्या आवश्यकता पड़ी कि निगमों का विकास किया गया। सबसे पहले राज्य के कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि, यानी कि राज्य के जो काम हैं वो कल्याणकारी कार्य ज़्यादा करने लग गया। आपने देखा होगा कि पहले पुलिस प्रशासन होता था, यानी कि पुलिस का प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। उसके बाद जो राज्य का स्वरूप है वो
कल्याणकारी हो गया, अर्थात वो राज्य लोगों के कल्याण के कार्य ज़्यादा करने लग गए, इसलिए निगमों की आवश्यकता पड़ी। यह राज्य सभी व्यक्तियों के कल्याण की देखभाल करता है, जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी पहलुओं पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप राज्य कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि हुई है। कल्याणकारी कार्य जैसे वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, गरीबों के कल्याण की योजनाएं, किसानों के कल्याण की योजनाएं, ये सब कल्याणकारी कार्य हैं और इसलिए ही निगमों का विकास करना पड़ा। दूसरा कारण है औद्योगिकरण, अर्थात बहुत सारे उद्योग लगाए गए, नगरीकरण भी तेज़ी से हो रहा है, यानी कि शहरीकरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है, नए नए शहर बस रहे हैं और इन शहरों में उद्योगों और व्यापारों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए निगमों की स्थापना की गई। थर्ड है लोगों को आधारभूत सेवाएं प्रदान करना। आधारभूत सेवाएं मतलब बेसिक सर्विस कौन सी हैं? बिजली, पानी, यातायात, परिवहन, ये सब चीज़ें ये बेसिक नीड्स हैं और ये सब प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारे संसाधन सरकार को लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी निगमों की स्थापना की गई ताकि नागरिकों को वो सभी वस्तुएं, वो सभी सेवाएं आसानी से प्रदान की जा सके। राष्ट्रीयकरण का मतलब है यदि कोई व्यापारिक संस्थान जो जनता के कल्याण के लिए स्थापित किया गया था वो उस जनहित को पूरा नहीं कर रहा है तो सरकार उसको अपने हाथों में ले लेती है, यही राष्ट्रीयकरण है। यह समाजवाद की तरफ एक कदम समझा जाता है। जैसे LIC, SBI, इसका अर्थ है कि कोई कंपनी, कोई उद्योग जो जनहित की बात नहीं करता, यानी कि वो केवल अपने हित की बात करता, अपने फायदे की बात करता है, जनता के कल्याण की बात नहीं करता, तो सरकार उसको अपने हाथों में ले लेती है, उस पर अपना नियंत्रण कर लेती है, यही राष्ट्रीयकरण है। जैसे LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में और SBI इसको 1949 में। ऐसे ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1964 में और फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। ये सभी निगम हैं, FCI, DVC, LIC, CWC, ये सभी निगमों के उदाहरण हैं। देखो ये यहाँ पर भी आएगा, सार्वजनिक निगम सबसे पहले इंग्लैंड में अपनाए गए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है एनुअल एग्जाम में। लोक निगमों के मुख्य तत्व या विशेषताएं क्या है, यानी कि अब इनकी प्रकृति कैसी है, लोक निगमों की कैसा अस्तित्व है इनका। सरकार का स्वामित्व, लोक निगमों पर स्वामित्व किसका होता है? सरकार का होता है। क्योंकि सरकार इनकी स्थापना किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए करती है। इनमें सार्वजनिक धन का व्यय किया जाता है, यानी कि सरकार अपना धन खर्च करती है, इसलिए इनके सार्वजनिक निगम कहा जाता है। दूसरा, दिन प्रतिदिन प्रशासन का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल द्वारा, यानी कि इन निगमों में जो दिन प्रतिदिन का जो देखभाल का जो काम है वो एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है और निदेशक मंडल में इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। यानी कि इसी मंडल के ऊपर पूरी जिम्मेवारी होती है कि वह उसी का पूरा करते हुए रोजमर्रा प्रशासन में इसे पूरी स्वायत्ता होती है। परंतु नीतियों का निर्धारण करने में सरकार को दिशा निर्देश देने होते हैं, यानी कि निदेशक मंडल पूरा अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, उसको सरकार के दिशा निर्देश भी जरूरी होते हैं। निगम का जन एक विशेष कानून द्वारा होता है। जब भी किसी निगम की स्थापना की जाती है तो उसके लिए विधानसभा में या संसद में एक कानून बनाया जाता है और उन कानूनों के द्वारा उन निगमों की स्थापना की जाती है। बिना कानून के किसी भी निगम की स्थापना नहीं की जा सकती। इन कानून में क्या होता है?
निदेशक मंडल की संरचना कैसी होगी, उसमें कितने सदस्य होंगे और टाइम क्या होगा, और उस निगम के अधिकार क्या होंगे, अधिकार क्षेत्र क्या होगा, ये सारी की सारी बातें उस कानून में होती हैं। निगमित दर्जा, प्रत्येक सार्वजनिक निगम को एक निगमित दर्जा मिला होता है। कहने का अर्थ है कि कानून की नज़र में निगम का दर्जा एक व्यक्ति की तरह होता है। वह संपत्ति रख सकता है, उसे बेच सकता है और किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है या उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा कर सकता है। वैसे तो सार्वजनिक निगम सरकार का एक प्रशासनिक अभिकरण होता है, लेकिन कानून की नज़र में उसका एक नागरिक की तरह ही स्वतंत्र दर्जा होता है। इसलिए निगम संपत्ति अपने नाम से खरीदता है और सरकार के नाम से नहीं। आप समझो कि निगम जो भी काम करेगा वो अपने नाम से करेगा, सरकार के नाम से नहीं करेगा, लेकिन नियंत्रण उस पर सरकार का ही रहेगा। विशेष उद्देश्य के लिए गठन, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि निगम की जो स्थापना है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है और उसी हिसाब से उसके कानून और नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जीवन बीमा निगम की स्थापना किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा कर सकता है, वाहन का नहीं। यानी कि जीवन बीमा निगम जो है वो केवल व्यक्तियों के जीवन का बीमा कर सकता है, वाहनों का बीमा नहीं कर सकता। वाहनों के बीमे के लिए अलग से एक निगम बनाया गया है। वित्तीय स्वायत्ता, वित्तीय स्वायत्ता का मतलब है स्वतंत्र, स्वायत्ता का अर्थ है सीमित दायरे में स्वतंत्रता। यानी कि सार्वजनिक निगमों को वित्तीय मामलों में स्वायत्ता होती है। वह धन इकट्ठा कर सकते हैं, मन चाहे ढंग से निवेश कर सकते हैं, माल और संपत्ति को खरीद और बिक्री कर सकते हैं तथा अनुबंध आदि कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीमित दायरे में। इस सभी कामों के लिए उसे सरकार की परमिशन लेनी होती है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी का पार्ट हम आगे करेंगे।